हेलो एवरीवन दोस्तों। तो आई थिंक आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही होगी, बता दीजिए स्पीड से फटाफट, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी से निवेदन है दोस्तों, क्लास को अच्छे से देखना, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स जो आ चुके हैं अपने सभी दोस्तों में भी इस लिंक को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश से टूरिज्म बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 2005 को की गई थी, 22 फरवरी 2017 को की गई थी, 1 जनवरी 2015 को की गई थी, या फिर 1 सितंबर 2012 को की गई थी? बताइए, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स ने बता दिया होगा। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना आपको याद रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 फरवरी 2017, यानी आपको ईयर याद रखना है, ईयर 2017। 17 से आपको याद रखना है एक साथ, ऐसे याद रखो दोस्तों, टूरिज्म बोर्ड है, यानी आपने दोस्तों क्या किया दोस्तों, टूर पे आप जा रहे थे और आपने क्या कर दिया दोस्तों, बोर्ड लगा दिया। ठीक है, और टूर पे कहाँ जा रहे थे? एक साथ जा रहे थे। कैसे जा रहे थे? एक साथ जा रहे थे। तो एक साथ से आपको याद रखना है, एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है दोस्तों, एक साथ से 2017। तो 2017 में आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश से टूरिज्म बोर्ड की स्थापना हो गई थी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में पर्यटन से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना, क्या? मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना जो है कब हो गई थी? 1978 में। कब हो गई थी? 1978 में मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास निगम की स्थापना हो गई थी। कब? 1978। तो देखिए दोस्तों, 1978 आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। कैसे याद रखें? क्योंकि आपको पता हो कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978। तो 4 और 4 8, 1978। और इसी के तहत जो संपत्ति का अपना अधिकार है ना, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को दोस्तों क्या बना दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो जब दोस्तों कानूनी अधिकार बना दिया गया, संपत्ति नहीं रही, तो अब अपन क्या करेंगे? घूमेंगे, यानी पर्यटन से रिलेटेड चीजों पे घूमेंगे। तो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना आपको याद रखना है दोस्तों, कब हो गई थी? 1978 में। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश इको बोर्ड की स्थापना 2005 में हो गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है पर्यटन नीतियां भी समय समय पे आई हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। जैसे 1995 में मध्य प्रदेश की सबसे पहली पर्यटन नीति आई थी। उसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों, इको एंड एडवेंचर नीति। इको एंड एडवेंचर नीति जो है ये कब आई थी? सन 2000 में। ऐसे याद रखो, जब अपने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो अपन कुछ एडवेंचर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एडवेंचर कर रहे थे। तो एडवेंचर नीति याद रखना। हेरिटेज नीति, हेरिटेज नीति दोस्तों आपको ध्यान रखना है कब आई थी? सन 2002 में। ठीक है, सन 2002 में आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, हेरिटेज नीति आई। तो हेरिटेज नीति कब आई? सन 2002 में। इको एंड एडवेंचर नीति कब आई? सन 2000 में। सबसे पहली पर्यटन नीति कब आई? 1995 में। आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको और भी महत्वपूर्ण चीजें याद रखना है पर्यटन से संबंधित। 2012 की जो पर्यटन नीति है, इसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया दोस्तों? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, ये ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए 2014 में पर्यटन नीति, इसमें दोस्तों निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया। किसको? निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया था, ये ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आप अपने रेलवे स्टेशन से पर्यटन स्थलों तक जाओगे और भी चीजों में जाओगे तो मार्ग में आपको दोस्तों सुविधा मिलनी चाहिए। तो मार्ग सुविधा केंद्र नीति भी आपको ध्यान रखना है, कब शुरू हुई, मतलब कब आई थी? 2016। कैसे याद रखें? देखिए, अब ये जो नंबर से याद नहीं होते, तो देखिए हर नंबर की एक लिंक बना सकते हो। अंत वाले जरूरत है याद करने की, शुरुआत जरूरत नहीं है। तो देखिए हर नंबर, यानी 1 से दिख रहा है 1 एक दीवार, और 6 से ये दिख रहा होगा 6 से देखोगे हाथी जो है, इस हाथी ने ऐसे जड मारी।
और मार्ग बिल्कुल सही हो गया। तो मार्ग सुविधा केंद्र नीति कब? 2016 में। इसके अलावा दोस्तों जल पर्यटन नीति, जल पर्यटन नीति, तो जल पर्यटन नीति जो है इसकी स्थापना कब हो गई थी? तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, 2017 में हो गई थी। ठीक है, कब हो गई थी? जल पर्यटन नीति की स्थापना 2017 में हो जाएगी। एक साथ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2017 में जल पर्यटन नीति आ गई। और फिल्म पर्यटन नीति अपने मध्य प्रदेश में 2020 में आई थी। तो ये याद रखना, मध्य प्रदेश जल पर्यटन नीति, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नीतियां आई? हेरिटेज नीति, एडवेंचर नीति, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा देखिए 2005 में आप सभी को पता है सूचना का अधिकार अधिनियम आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये कब आ गया था दोस्तों? सन 2005 में आ गया था। इसके अलावा देखिए दोस्तों 2005 में और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या क्या हुआ था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? 2005 में आया। 2005 में ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये गांव की बेटी योजना की शुरुआत 2005 में हुई। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना की शुरुआत 2005 में हुई। इसके अलावा विष्णु वाकणकर सम्मान, विष्णु वाकणकर सम्मान जो है इसकी शुरुआत भी 2005 में हुई। और 2005 में ही अमरकंटक को पवित्र नगरी भी घोषित किया गया। ठीक है, ये भी आपको बेसिक चीजें याद रखना। ठीक है, 2012 में दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत से सम्मानों की शुरुआत की गई, जैसे कवि प्रदीप सम्मान, याद रखना 2012 में। कवि प्रदीप जो है ये अपने मध्य प्रदेश के उज्जैन के कवि हो जाएंगे। कवि प्रदीप के बारे में ध्यान रखना, इन्होंने कुछ कविताएं लिखी है, जैसे दूर हटो ए दुनिया वालों ये हिंदुस्तान हमारा है। भारत चीन युद्ध के समय में इन्होंने ये लिखी थी। और ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये भी कवि प्रदीप ने लिखी है। ठीक है, तो कवि प्रदीप याद रखना दोस्तों, ये कवि प्रदीप सम्मान की शुरुआत कब हुई? 2012 में। इसके अलावा नानाजी देशमुख सम्मान की शुरुआत भी याद रखना सन 2012 में हो गई। और सन 2012 में ही दोस्तों आपको पता हो तो जो महेश्वरी की साड़ी थी ना, महेश्वरी की साड़ी, महेश्वरी की साड़ी जो है इसे जीआई टैग आपको याद रखना है दोस्तों, कब मिला? 2012 में मिल गया था। ठीक है, तो महेश्वरी की साड़ी को जीआई टैग कब मिला? 2012 में हो जाएगा। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मध्य प्रदेश के कितने पर्यटन स्थल शामिल हैं? बताइए, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट है इसमें मध्य प्रदेश के कितने स्थल शामिल है? 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं या फिर एक भी नहीं? अच्छा, एक और ऑप्शन बताइए। 5 है। बताइए, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मध्य प्रदेश के कितने पर्यटन स्थल शामिल हैं? तो देखिए ग्रेड बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मध्य प्रदेश के 3 स्थल शामिल हैं। कौन कौन से स्थल शामिल हैं वो 3? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है खजुराहो हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे पहला स्थल जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, खजुराहो हो जाएगा। खजुराहो को दोस्तों कब किया गया? 1986 में। ठीक है, 1986 में खजुराहो के साथ साथ गोवा के चर्चों को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। यूपी में दोस्तों एक फतेहपुर सीकरी है जो कि अकबर ने बसाया था, इसे भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। इसके अलावा दोस्तों हम्पी भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो खजुराहो जो है इसको 1986 में, ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला स्थल होगा जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के ऐसे पहले कौन से स्थल हैं जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया? तो मेरे साथ बोलिए 1983 में। देखिए 1983 को विजुअल कैसे करें? 83, 8 से ठा 8 है तो उसको टा पढ़ लीजिए 8, और 3 से ये देख रहा है 3, ये देखो उल्टा 3 लगा दिया, ऐसे फेर दिया। तो याद रखना, देखिए 8 है और ले, ठेले, ठेले से दिखेगा 8, 3 से ले तो ठेले। तो ऐसे विजुअल करोगे, ठेले पे हमने बहुत सारे ताजमहल रख दिए। ठीक है, ताजमहल रख दिए और आगरा का किला रख दिया। तो आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाएं, इन सभी को 1983 में दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो भारत के सबसे पहले स्थल आपसे पूछ ले जिन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, तो ये याद रखना, आगरा का किला,
आगरा का ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाएं। ठीक है, आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाएं हो जाएंगे जिन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सबसे पहले शामिल किया गया। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे पहला स्थल खजुराहो। चलिए खजुराहो के बारे में जानते हैं। तो खजुराहो जो है, खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, ये ध्यान रखना। खजुराहो को खोजा किसने, तो ये याद रखना। अब ये बताइए दोस्तों आप सब कि यदि मैं आपको बड़े बड़े खजूर दूं 5-6, तो क्या आप अपने हाथ में ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। तो आप नीचे बैठ जाओगे और आपने अपनी टी शर्ट को आगे किया और बैठ गए। इसी तरह लिंक के द्वारा पकड़े रहना, नामों को नहीं तो भूल जाओगे। तो टी शर्ट को आगे किया, बैठ गए। तो टीएस बर्ट, खजुराहो को किसने खोजा दोस्तों? टीएस बर्ट ने खोजा था। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा चंदेल वंश के शासकों की राजधानी भी दोस्तों क्या रही थी? चंदेल वंश के शासकों की राजधानी जो है वो भी खजुराहो रही थी, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको खजुराहो से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण जानकारी याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? तो देखिए दोस्तों, खजुराहो से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है जो खजुराहो के मंदिर हैं, खजुराहो के जो मंदिर हैं इनके बारे में ध्यान रखना। खजुराहो के मंदिर जो है ये वैष्णव धर्म से संबंधित भी है, शैव धर्म से संबंधित भी है, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जैन धर्म से संबंधित भी है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित भी हो जाएंगे ये सारे खजुराहो के मंदिर, आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, और आगे बढ़िए। ठीक है, तो खजुराहो के मंदिर, अब खजुराहो के कुछ मंदिर देख लीजिए। देखिए खजुराहो के मंदिरों को 3 भागों में बांटा गया, पूर्वी समूह के मंदिर, पश्चिमी समूह के मंदिर और दक्षिणी समूह के मंदिर हो जाएंगे। पूर्वी समूह में ज्यादातर जैन मंदिर हैं। कौन से मंदिर हैं? जैन मंदिर, जैसे घटाई मंदिर हो जाएगा, जवारी मंदिर हो जाएगा, आदिनाथ मंदिर हो जाएगा, शांतिनाथ मंदिर हो जाएगा और पार्श्वनाथ। आप तो बस ये बेसिक बेसिक पढ़ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा। खजुराहो के मंदिरों के बारे में क्या पूछेगा ये मैं बताता जाऊंगा। दूलादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और वैद्यनाथ। क्वेश्चन यहां से आएगा कि खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, किसने बनवाया? चंदेल वंश के शासक विद्याधर ने बनवाया। ठीक है, ये ध्यान रखना। खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर हो जाएगा। तो इतना आपको बेसिक बेसिक खजुराहो के बारे में पढ़ना है। हालांकि एमपीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, बस आपको पीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो खजुराहो ध्यान रखना। जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में शामिल कर दिया गया। उसके बाद आपको दोस्तों ध्यान रखना है सांची। सांची को 1989 में, कब दोस्तों? सांची को 1989 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सांची को दोस्तों कब शामिल किया गया? 1989 में किया गया। कब किया गया? 1989 में दोस्तों आपको याद रखना है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। किसको? सांची को। अब सांची को देखिए, सांची को किसने खोजा? तो जनरल टेलर ने 1818 में खोजा था। सांची में दोस्तों आपको याद रखना है, सांची को बुद्ध जगत की पवित्र नगरी कहा जाता है। यहाँ पर महास्तूप भी हो जाएंगे और भी स्तूप हो जाएंगे। जो सबसे पहला स्तूप है वो महास्तूप हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और तीसरे स्तूप में दोस्तों गौतम बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोगलायन की अस्थियां हो जाएंगी। ठीक है, आपको क्या क्या याद रखना है? सांची, यानी आपके अब दोस्त ने आपको एक बात बताई, आपने कही सांची सांची बोल रहा है, उसने कही हाँ मैं तो तेरे को राय दे रहा हूँ सांची सांची, तेरे को मानना है तो ठीक है। तो सांची कहाँ है? रायसेन में। जबकि खजुराहो कहाँ था? छतरपुर में। सांची को किसने खोजा? जनरल टेलर ने। ठीक है, ये याद रखना। सांची को दोस्तों किसने खोजा? तो ये याद रखना है दोस्तों, जनरल टेलर ने खोजा। किसने खोजा? जनरल टेलर ने खोजा था। सांची है कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, कहाँ पर है? रायसेन जिले में हो जाएगा। और सांची को यूनेस्को की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? 1989 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिए भीमबेटका। अच्छा, 5 पांडवों में आपने भीम को सुना होगा जरूर। भीम, भीम जो है 5 पांडवों में सबसे पावरफुल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पावरफुल होते हैं। तो भीम बैठे थे। अब जब भीम बैठे थे तो भीम को दोस्तों कौन हिला सकता है? भीम जब बैठे थे तो भीम को कौन हिला सकता है? विष्णु भगवान ही हिला सकते हैं। तो विष्णु भगवान जो है वॉक करते हुए आए। ठीक है, विष्णु भगवान वॉक करते हुए आए
और भीम को बिठाया और कहा कि भीम आओ, मैं तुम्हें एक राय देता हूं। तो भीमबेटका को किसने खोजा? विष्णु वाकणकर ने। कहां पर है ये भीमबेटका? रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में। और भीमबेटका को 2003 में, याद रखना, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ठीक है, तो याद रहेगा मध्य प्रदेश के तीनों स्थल आपको याद रखना है, खजुराहो, सांची और भीमबेटका हो जाएगा। ठीक है, खजुराहो को 1986 में, सांची को 1989 में और भीमबेटका को 2003 में आपको ध्यान रखना है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया। चलिए, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। और क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत के ऐसे कितने स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया? भारत के ऐसे कितने स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, भारत के 40 स्थल हो जाएंगे, जिसमें से 4 शुरुआत के मैंने आपको बताए थे, तो वो फटाफट बता दीजिए। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण दोस्तों किस शैली में किया गया है? बताइए, खजुराहो के जो मंदिर हैं इनका निर्माण किस शैली में? द्रविड़ शैली में, पंचायतन शैली में, नागर शैली में, या फिर दोस्तों मथुरा शैली में आपको देखने को मिल जाएंगे? बताइए, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के जो मंदिर हैं इन्हें किस शैली में बनाया गया है? ज्यादातर मंदिरों को बताइए। तो जो खजुराहो के मंदिर, और खजुराहो जैसे ही बोले तो दिमाग में आना चाहिए छतरपुर में 1986 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। खजुराहो को टीएस बर्ड ने खोजा। ये 4-5 चीजें तो दिमाग में घूमती रहनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, और खजुराहो के मंदिर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, खजुराहो के मंदिर जो है ये किस धर्म से संबंधित है? जैन, हिंदू धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म में वैष्णव धर्म, शैव धर्म हो जाएगा। ठीक है, और खजुराहो के जो ज्यादातर मंदिर जो हैं ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नागर शैली में निर्मित है। किसमें? नागर शैली। नागर शैली के जो मंदिर हैं ये ज्यादातर आपको ध्यान रखना है उत्तर भारत में बनते हैं, जबकि दक्षिण भारत में आपको ध्यान रखना है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर बनते हैं। दक्षिण भारत में किसके बनते हैं दोस्तों? द्रविड़ शैली के मंदिर बनते हैं। तो द्रविड़ शैली के मंदिर जो है ये आपको किधर देखने को मिलेंगे? दक्षिण भारत में। जबकि नागर शैली के जो मंदिर है ये आपको ध्यान रखना है किधर देखने को मिलेंगे? उत्तर भारत में। ठीक है, तो उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर है, जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर हो जाएंगे। ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा दोस्तों, पंचायतन शैली, खजुराहो के कुछ मंदिर आपको पंचायतन शैली में भी देखने को मिलेंगे, जिसमें एक प्रमुख मंदिर होता है और पास में दोस्तों छोटे छोटे मंदिर होते हैं। तो ये मंदिरों को सजाने की कला शैली जो है ये पंचायतन शैली कहलाती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पंचायतन शैली हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, कुषाण वंश के शासक जो कनिष्क थे ना, इसमें मथुरा और गांधार कला का क्या हुआ था दोस्तों? विकास हुआ था कनिष्क के समय में। ठीक है, किसके समय में? कनिष्क के समय में आपको ध्यान रखना है, मथुरा कला का भी विकास हुआ था और गांधार कला का भी विकास हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। खजुराहो स्थित जो लक्ष्मण मंदिर है ये किसे समर्पित है? शिव भगवान को, वैष्णव को, राम भगवान को, या फिर लक्ष्मण भगवान को हो जाएगा? क्वेश्चन है कि दोस्तों खजुराहो में जो लक्ष्मण मंदिर है ये किसे समर्पित है? खजुराहो में जो लक्ष्मण मंदिर है ये किसे समर्पित है? बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर है ये विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको? विष्णु भगवान को समर्पित है। देखिए दोस्तों, खजुराहो में एक लक्ष्मण मंदिर है, जिसे दोस्तों याद रखना यशोवर्मन ने बनवाया था। किसने? यशोवर्मन। अब ये यशोवर्मन कौन था? ये चंदेल वंश का एक पावरफुल शासक था, और धंगदेव आपने सुना होगा, चंदेल वंश का एक शासक था, और धंगदेव का ही पिताजी हो जाएंगे यशोवर्मन। और इसलिए यशोवर्मन ने, याद रखना दोस्तों, लक्ष्मण मंदिर बनवाया, जिसे चतुर्भुज मंदिर भी कह दिया जाता है। ये ध्यान रखना। इसका नाम लक्ष्मण मंदिर इसलिए है क्योंकि ये यशोवर्मन का नाम था लक्ष्मण वर्मन।
यशोवर्मन का नाम था लक्ष्मण वर्मन। इन्हीं के नाम पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मण वर्मन के नाम पे इस मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर पड़ा, ठीक है। और इन्हीं ने बैकुंठ की प्रतिमा भी इस मंदिर में रखवाई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु भगवान को हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और खजुराहो स्थित लक्ष्मण मंदिर किससे समर्पित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। खजुराहो में स्थित जो विश्वनाथ मंदिर है, इसका निर्माण दोस्तों किस शासक ने करवाया, राजा गणदेव ने, राजा दंगदेव ने, राजा यशोवर्मन ने, या फिर राजा विद्याधर ने हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। बताइए दोस्तों, खजुराहो में स्थित जो विश्वनाथ मंदिर है, इसका निर्माण जो है ये किस शासक ने करवाया। तो देखिए दोस्तों, यह है प्यारा एमपी, यह है बुंदेलखंड वाला एरिया, यहाँ पर चंदेलों का शासन था। चंदेल वंश का संस्थापक आपको याद रखना है नन्नुक हो जाएगा, ठीक है। नन्नुक के बाद गद्दी पर बैठा वाकपति, वाकपति के बाद जैजा, जैजा या जय शक्ति के नाम पे ही दोस्तों इस वंश का नाम आपको याद रखना है जेजाक भुक्ति के चंदेल पड़ा, ठीक है। जेजाक भुक्ति के चंदेल पड़ा था, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, जय शक्ति, विजय शक्ति, राहिल, हर्षवर्मन, फिर यशोवर्मन बना। यशोवर्मन ने मैंने आपको अभी अभी बताया था दोस्तों, क्या बनवाया था, लक्ष्मण मंदिर या चतुर्भुज मंदिर, जिसमें बैकुंठ जी की प्रतिमा रखवाई। अब ये बताइए, जिसके पिताजी का यश होगा, क्या वो बेटा ढंग से रहेगा, नहीं रहेगा, वो उल्टा सीधा खाना वाना खाता रहेगा। तो ढंग से, दंग से आपको याद रखना है दोस्तों, ढंग देव हो जाएगा, ठीक है। ढंग से आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है दोस्तों, ढंग देव। अब ये ढंग से नहीं रहता था, उल्टा सीधा खाना खाता था, तो बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो दोस्तों याद रखना, विश्व के बहुत सारे वैद्यों को बुलाया गया। तो विश्व से याद रखना विश्वनाथ मंदिर, वैद्यों को बुलाया गया, यानी याद रखना वैद्यनाथ मंदिर हो जाएगा। सब वैद्य जो है पास आके बैठ गए और ये कह रहा था कि हमें बीमारी जीने नहीं दे रही, तो जीना नाथ मंदिर, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जीनानाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, इन सभी मंदिरों का जो निर्माण है ये किसने करवाया, इन सभी मंदिरों का निर्माण जो है ये ध्यान रखना है ढंगदेव ने करवाया, ठीक है। किसने करवाया, ढंगदेव ने। तो ढंगदेव ने याद रखना विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और जीनानाथ मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है। याद रहेगा, ढंगदेव के बाद गणदेव गद्दी पर बैठा, जिन्होंने जगदम्बा और चित्रगुप्त मंदिर बनवाया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। और राजा यशोवर्मन आप जानते हो, और गणदेव के बाद विद्याधर गद्दी पर बैठा। इसी विद्याधर का सामना दोस्तों महमूद गजनवी से हुआ था। महमूद गजनवी एक आक्रमणकारी था ना, जिसने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पे 17 वार आक्रमण किए थे। कितने बार, 17 वार आक्रमण किए थे, ये ध्यान रखना। और इसी विद्याधर ने, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, खजुराहो का सबसे बड़ा जो मंदिर है ना, कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये इन्होंने ही दोस्तों क्या करवाया था, कंप्लीट करवाया था, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर किसने कंप्लीट करवाया, तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है दोस्तों, विद्याधर ने ही कंप्लीट करवाया था। किसने करवाया था, विद्याधर ने ही कंप्लीट करवाया था, ये आपको याद रखना है। चलिए, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो खजुराहो में स्थित विश्वनाथ मंदिर किसने, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, पार्श्वनाथ, जीनानाथ, ये किसने बनाया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। तो किसने बनवाया, खजुराहो में स्थित विश्वनाथ, दीनानाथ, वैद्यनाथ, पार्श्वनाथ मंदिर, ये ध्यान रखना दोस्तों, ढंगदेव ने बनवाए। किसने बनवाए, ढंगदेव ने बनवाए थे, ये आपको याद रखना है। चलिए, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को ने कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। सबसे आसान क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया। खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया।
तो सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मैंने अभी अभी बताया था 1986 में शामिल किया गया। फटाफट बताइए सांची को कब शामिल किया गया, भीमबेटका को कब शामिल किया गया, और भारत के पहले कौन से स्थल हो जाएंगे जिन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, बताइए फटाफट बताइए। हाँ, साथ ही साथ देखिए दोस्तों 1986 में क्या क्या हुआ। 1986 में खजुराहो को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। इसके अलावा गोवा के चर्चों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। इसके अलावा हम्पी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, और फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, तो फतेहपुर सीकरी को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया 1986 में। आपको याद रखना है इन सब चीजों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, ठीक है। चलिए इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना है, ठीक है। 1986 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 राष्ट्रीय सम्मान शुरुआत हुई। एक तो कबीर सम्मान हो जाएगा और एक इकबाल सम्मान हो जाएगा, ठीक है। एक तो कबीर सम्मान हो जाएगा और एक इकबाल सम्मान। कबीर सम्मान के तहत 3 लाख रुपए राशि मिलती है और इकबाल सम्मान के तहत 2 लाख रुपए राशि मिलती है। याद रखना, इकबाल सम्मान सबसे पहला अली सरदार जाफरी को मिला था, जबकि कबीर सम्मान ये गोपाल कृष्ण अडिग को हो जाएगा। किसको हो जाएगा? गोपाल कृष्ण अडिग हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना सभी को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो कबीर सम्मान और इकबाल सम्मान महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। चलिए इतना सभी को समझ में आ गया, तो 1986 ध्यान रखना। 1989 में सभी ने बता दिया सांची को, और 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, ठीक है। ध्यान रखना, एक चीज याद रखना, 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति बनी थी, और इसी एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर दोस्तों पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्वेश्चन आपसे पूछा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सबसे पहले किसने की थी, तो एल.एम. सिंघवी समिति ने की थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रसिद्ध मतंगेश्वर मंदिर आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, बताइए। उज्जैन में, ओमकारेश्वर में, महेश्वर में, या फिर खजुराहो में। प्रसिद्ध मतंगेश्वर मंदिर जो है ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? प्रसिद्ध मतंगेश्वर मंदिर जो है ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो में हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, और आप ये बताइए कि ये मंदिर बनवाया किसने, बताइए सभी स्टूडेंट्स की ये मंदिर बनवाया किसने, आपको ढूंढ के लेके आना है, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा इन जिलों के बारे में जान लेते हैं। उज्जैन महाकाल की नगरी, महाकाल की नगरी घूमने चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले महाकालेश्वर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाकाल की नगरी में महाकालेश्वर हो जाएंगे जो कि दक्षिणोन्मुखी हो जाएंगे, ठीक है। महाकालेश्वर हो जाएंगे जो कि आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है दक्षिणोन्मुखी हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कालिया देव महल, बहुत ही प्यारा है दोस्तों, कालिया देव महल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कालिया देव महल, मालवा के शासक नासिर शाह ने ये महल बनवाया था, छिप्रा नदी के तट पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। इसमें शिव भगवान का मंदिर भी अंदर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए भरतरी की गुफाएं, भरतरी के बारे में आप सभी जानते हो, नहीं जानते हो तो सुन लीजिए। भरतरी जो है विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, और इन्होंने दोस्तों सब राजकाज छोड़ दिया और भक्ति में लीन हो गए, ठीक है, ये याद रखना। तो भरतरी की गुफाएं कहां पर है? उज्जैन में। किसने बनवाई? तो मालवा के परमार वंश के शासकों ने बनवाई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट। भरतरी ने ज्यादातर दोस्तों याद रखना यूपी के चुनार में इन्होंने तपस्या की, और राजस्थान के सरिस्का में इनकी क्या हो जाएगी दोस्तों? समाधि हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको भरतरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों संदीपनी आश्रम, इस संदीपनी आश्रम में कृष्ण भगवान, सुदामा और बलराम ने 64 प्रकार की शिक्षाएं मात्र 64 दिन में ली है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा काल भैरव मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर, काल भैरव मंदिर यहीं पर हो जाएगा। यहीं पर भैरव बाबा को मदिरा का सेवन करवाया जाता है। तो आपका मन है मदिरा का सेवन करने का और आपको कहीं जगह नहीं मिल रही तो टेंशन मत लो,
मदिरा का 1 गुण सेवन भैरव बाबा करेंगे और फिर आप कहीं कॉर्नर देख के गुटुक गुटुक कर जाना, ठीक है, क्या कर जाना, गुटुक गुटुक कर जाना। तो काल भैरव मंदिर, कालियादेव महल, भरतरी की गुफाएं, महाकालेश्वर, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है संदीपनी आश्रम हो ही गया, मंगलनाथ मंदिर, मंगलनाथ मंदिर हो जाएगा जिसे विश्व का केंद्र बिंदु कहा जाता है, क्या, पृथ्वी का केंद्र बिंदु हो जाएगा मंगलनाथ मंदिर, याद रखना। इसके अलावा देखिए दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों मध्य प्रदेश में एकमात्र जंतर मंतर उज्जैन में हो जाएगा। उस समय मालवा के सूबेदार थे सवाई जयसिंह, ये जयपुर के राजा थे, इन्होंने दोस्तों उज्जैन में क्या बनवाया, जंतर मंतर। बहुत प्यारा है जंतर मंतर, आप कभी जाओ तो जरूर जाना, खगोल विज्ञान से संबंधित है, प्रति ये जो ग्रहों की स्थिति के बारे में पता लगाया जाता था, ठीक है। तो जंतर मंतर में ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और जयपुर का जो जंतर मंतर है ना, इसे 2010 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, किसमें, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। तो ये उज्जैन का जंतर मंतर ध्यान रखना, और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, इसके अलावा उज्जैन में शरद जोशी और कवि प्रदीप, शरद जोशी और कवि प्रदीप जो है दोनों का जन्म कहाँ पर हो गया था, उज्जैन में हो गया। उज्जैन में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, सोयाबीन संयंत्र यहीं पर है। इसके अलावा उज्जैन में नागदा नामक स्थल है, कृत्रिम रेशे के लिए फेमस है। उज्जैन में कायता नामक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जिसको विष्णु वाकणकर जी ने खोजा है। इसके अलावा दोस्तों मलखंभ अकादमी यहीं पर उज्जैन में आपको देखने को मिल जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए इतनी सारी चीजें सभी को उज्जैन से रिलेटेड समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। अब आइए ओमकारेश्वर, अपने मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, एक तो महाकालेश्वर जो कि आपको उज्जैन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, एक तो महाकालेश्वर जो कि आपको उज्जैन में देखने को मिल जाएगा, और एक ओमकारेश्वर हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ओमकारेश्वर हो जाएगा, ठीक है। तो महाकालेश्वर उज्जैन में है और एक ओमकारेश्वर आपको देखने को मिल जाएगा, ये ध्यान रखना, जो कि खंडवा में है, ठीक है। खंडवा में दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर, ये याद रखना, नर्मदा नदी यहाँ पर ओम के आकार बनाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ओमकारेश्वर कहाँ पर हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, ये ध्यान रखना, जैसे ओमकारेश्वर मंदिर हो जाएगा, ममलेश्वर महादेव मंदिर हो जाएगा, ठीक है, ममलेश्वर महादेव मंदिर हो जाएगा, सप्तमात्र का मंदिर हो जाएगा, ठीक है, सप्तमात्र का मंदिर हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारे मंदिर जो हैं ये ओमकारेश्वर में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों महेश्वर, महेश्वर भी बहुत प्यारा स्थल है, कभी दोस्तों आप घूमने जाओ तो जरूर जाना, सनसेट, सनसेट के समय जाना, तो वहां पर आपको एक बहुत प्यारा व्यू आएगा महेश्वर का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों महेश्वर जो है ये ध्यान रखना खरगोन में हो जाएगा, ठीक है, महेश्वर जो है ये आपको ध्यान रखना है खरगोन जिले में आपको देखने को मिल जाएगा। और महेश्वर से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, महेश्वर जो है इसको हेहाई वंश के राजा माहिष्मत ने बसाया था, किसने बसाया था, हेहाई वंश के राजा माहिष्मत ने महेश्वर को बसाया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। हेहाई वंश के राजा माहिष्मत ने महेश्वर को बसाया था। इसके अलावा दोस्तों आपको महेश्वर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, जो महेश्वर है, ठीक है, महेश्वर जो है ये अवंती की दोस्तों दक्षिणी राजधानी हुआ करती थी, अवंती महाजनपद था ना, जिसकी उत्तरी राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी माहिष्मती हो जाएगी, और माहिष्मती ही महेश्वर है। साथ ही साथ देवी अहिल्याबाई जो है ना, देवी अहिल्याबाई ने, आपको याद रखना है दोस्तों इंपॉर्टेंट, अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर ट्रांसफर की थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। देवी अहिल्याबाई का एकमात्र पुत्र था, ये ध्यान रखना है, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, पर एकमात्र पुत्र मालेराव था, इनके पति खांडे राव थे, ठीक है। तो देवी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी महेश्वर को बनाया, और साथ ही साथ महेश्वर में हर चीज में दोस्तों इन्होंने
वो किया था लोगों के कल्याण के लिए, उद्योगों को भी बढ़ावा दिया, जिसमें कपड़ा उद्योग को बहुत बढ़ावा दिया, और इसीलिए महेश्वरी साड़ी फेमस हो गई। और महेश्वरी साड़ी को जीआई टैग दोस्तों कब मिला? 2012 में। ठीक है, 2012-13 में आपको याद रखना है दोस्तों, महेश्वरी की साड़ी को जीआई टैग मिला। किसको मिला? महेश्वरी की साड़ी को जीआई टैग मिला। कब मिला दोस्तों? 2012-13 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 2012-13 में महेश्वरी की साड़ी को जीआई टैग मिल गया था। चलिए, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ठीक है, तो महेश्वरी साड़ी याद रखना। इसके अलावा देखिए, महेश्वर में देवी अहिल्याबाई का क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखना, महेश्वर में देवी अहिल्याबाई संग्रहालय यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा महेश्वर में महेश्वर का घाट हो जाएगा, बहुत ही प्यारा है महेश्वर का घाट, जो कि देवी अहिल्याबाई ने बनवाया, नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट है ये। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना, सहस्त्रधारा जलप्रपात यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो भी आपको याद रखना यहीं पर है। ठीक है, तो सहस्त्रधारा जलप्रपात यहीं पर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, महेश्वर का घाट यहीं पर हो जाएगा, और साथ ही साथ महेश्वर में नवदा टोली। अच्छा, महेश्वर में आप घूमने जाओगे तो टोली में आओगे ना, तो नाव में बैठे और फिर एचडी फोटो खींची, तो नवदा टोली नामक एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, जिसको खोजा किसने? एचडी से एचडी सांकलिया। ठीक है, एचडी सांकलिया। तो नवदा टोली नामक ताम्र पाषाण कालीन स्थल को एचडी सांकलिया ने खोजा था। किसने खोजा था? एचडी सांकलिया ने खोजा था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। नवदा टोली नामक ताम्रपाषाण कालीन स्थल को किसने खोजा? एचडी सांकलिया ने खोजा था। ठीक है, मैसूर में और भी चीजें हो जाएंगी। चलिए, और खजुराहो के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, फटाफट बताइए एक दो बार और। खजुराहो के कुछ 5-6 मंदिर बता दीजिए सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो खजुराहो के सभी मंदिर ध्यान रखना। बताइए। ग्रेट, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किस मंदिर में दोस्तों महावीर स्वामी जी जो हैं, इनकी माता के 16 स्वप्नों को दर्शाया गया है? पार्श्वनाथ मंदिर, गटाई मंदिर, आदिनाथ मंदिर, या फिर दोस्तों चतुर्भुज मंदिर हो जाएगा? बताइए, किस मंदिर में दोस्तों महावीर स्वामी जी की जो माता जी हैं, इनके 16 स्वप्नों को दर्शाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, घटाई मंदिर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में दोस्तों जो घटाई मंदिर है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो घटाई मंदिर है, मैंने आपको बताया था, खजुराहो के पूर्वी समूह के मंदिरों में घटाई मंदिर, जवारी मंदिर, आदिनाथ मंदिर, शांतिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। ठीक है, तो ये घटाई मंदिर हो जाएगा। घटाई मंदिर में महावीर स्वामी जी की माता के 16 स्वप्नों को दर्शाया गया है, ये आपको ध्यान रखना। और महावीर स्वामी जी से रिलेटेड भी याद रखना, महावीर स्वामी जो है ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। कितने नंबर के? 24वें नंबर के तीर्थंकर हो जाएंगे। और महावीर स्वामी जी जो है, इनका चिन्ह सिंह हो जाएगा। इनका चिन्ह क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो महावीर स्वामी जी का चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो ये याद रखना, सिंह हो जाएगा। और साथ ही साथ महावीर स्वामी जी जो हैं, ये 24वें नंबर के तीर्थंकर हो जाएंगे। ठीक है, 24वें नंबर के तीर्थंकर हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ जी हो जाएंगे, जिनका चिन्ह सर्प हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तीर्थंकर आपसे पूछे तो ऋषभ देव हो जाएंगे, ऋषभ देव हो जाएंगे, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये महावीर स्वामी जी के बारे में याद रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर की तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है? 64 योगिनी मंदिर, दूलादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, या कंदरिया महादेव मंदिर?
बताइए दोस्तों, किस मंदिर की तुलना किस मंदिर की तुलना जो है ये भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है? बताइए, किस मंदिर की तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर जो कंदरिया महादेव मंदिर है। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर की तुलना जो है ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, किससे की जाती है? भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से। ठीक है, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से। तो भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से किसकी तुलना की जाती है? तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर। और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। इसका निर्माण धंगदेव ने शुरू करवाया और विद्याधर ने कंप्लीट करवाया। किसने कंप्लीट करवाया? विद्याधर ने कंप्लीट करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ चुका होगा, तो ये याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए दूलादेव मंदिर, दूलादेव मंदिर खजुराहो के दक्षिणी समूह में है। 64 योगिनी मंदिर है, आपको याद रखना है पश्चिमी समूह में हो जाएगा। ठीक है, और विश्वनाथ मंदिर भी पश्चिमी समूह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित कवि या साहित्यकार और उनकी रचनाओं के युग्म में गलत को छांटिए। बताइए, किसने कौन सी कविताएं लिखी? चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्राणार्पण, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हंसते हैं रोते हैं शरद जोशी, या फिर समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी। बताइए दोस्तों फटाफट। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों निम्नलिखित कवि या साहित्यकार और उनकी रचनाओं के युग्म में गलत को छांटिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर परसाई की हो जाएगी। ठीक है, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, ये दोनों एक व्यंग्यकार थे। चलिए दोस्तों, अब एक एक राइटर्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या? गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के श्योपुर में हो जाएगा। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध कहाँ के हो जाएंगे? मध्य प्रदेश के श्योपुर के गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना याद रखना दोस्तों, कौन कौन सी है। अब चंबल संभाग के हैं, तो चंबल में है तो बिल्कुल चंबल की धरती पे लेट गए और कह रहे हैं कि यार चांद का मुंह थोड़ा टेढ़ा है, तो चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, ध्यान रखना। अब भूरी भूरी धरती पे लेटे हैं तो खा उसमें उड़ रही है तो भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, तो भूरी भूरी खाक धूल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल हो जाएगा। अब आदमी जो उड़ता है वो सतह से उड़ता है, तो सतह से उड़ता आदमी। ठीक है, सतह से उड़ता आदमी, तो चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, सतह से उड़ता आदमी हो जाएगा, याद रखना। अब आदमी जब सतह से उड़ रहा तो वो सपना देख रहा था, तो काट का सपना, काट का सपना हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार, ये भी इन्हीं की रचना हो जाएगी। ये आपको प्रमुख रचनाएं याद रखना है दोस्तों, गजानन माधव मुक्तिबोध। जबकि मुक्तिबोध समारोह कहाँ होता है? भिंड में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके बाद आइए बालकृष्ण शर्मा नवीन। देखिए बालकृष्ण शर्मा नवीन जी जो हैं ये अपने मध्य प्रदेश के शाजापुर के हो जाएंगे। कैसे याद रखें दोस्तों? आसानी से हो जाएगी। तो बालकृष्ण शर्मा जी जो थे, इनकी नवी नवी शादी हुई। नवी नवी शादी इनकी किससे हुई? रश्मि से हुई। तो रश्मि को इन्होंने अपने पास रख लिया, तो रश्मि रेखा। अब देखिए रश्मि से इनकी शादी हुई, तो जैसे ही इन्होंने रश्मि को देखा तो इनकी पलकें खुली खुली रह गई। अरे इतनी अच्छी लड़की मुझे मिल गई, तो आप पलक हो जाएगा। इन्होंने हैंड टू हैंड क्या किया दोस्तों? कुमकुम, कुमकुम से उनकी मांग पड़ती, तो कुमकुम। तो रश्मि रेखा, आप पलक, कुमकुम हो जाएगा। और कहा कि प्राण हम आपको अर्पण करते हैं, तो प्राणार्पण। ठीक है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? रश्मि रेखा, आप पलक,
कुमकुम प्राणार्पण और साथ ही साथ हम विष पाई जन्म के, हम विष पी लेंगे दोस्तों पर जन्म के विष पाई रहेंगे। ठीक है, तो हम विष पाई जन्म के। इसके अलावा देखिए दोस्तों, याद रखना बालकृष्ण शर्मा नवीन की और कौन सी रचना, अनलगान। ठीक है, अनलगान हो जाएगी। कैसे याद रखें, विष पी लिया। क्यों विष पिया, क्योंकि रश्मि जो है अपने पीहर चली गई और ये नल के नीचे बैठे बैठे गाना गा रहे हैं, मेरी रश्मि कब आएगी। तो अनलगान, हम विष पाई जन्म के, प्राण अर्पण कर दिए, कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, विनोबा स्तवन हो जाएगा। ठीक है, विनोबा स्तवन भी इसी की रचना हो जाएंगी, इन्हीं की रचना हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन याद रखना। उसके बाद देखिए शरद जोशी। शरद जोशी जी का जन्म जो है, ये ध्यान रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। कहां पर हुआ था, उज्जैन महाकाल की नगरी में शरद जोशी जी का जन्म हुआ। अब इसके द्वारा देखिए, कोई भी चीज को याद करो, लिंक बनाते हुए दोस्तों चीजों को याद कर लेना, आसानी से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो देखिए, लिंक बनाते हुए सुनते जाइए। शरद जोशी, शरद जोशी जो है, यदि मैं आप सबसे क्लास कहूं कि कल सुबह 5 बजे क्लास होगी, तो कोई आएगा क्लास में, कोई नहीं आएगा। और वहीं दोस्तों, सर्दी के मौसम में यदि संयोगिता ने कहा कि बाबू अपन आज मिलते हैं उज्जैन महाकाल की नगरी में, तो सर्दी के समय में जोश जोश में दोस्तों सब पहुंच जाएंगे। ठीक है, जोश जोश में सब पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि संयोगिता आ रही है ना। तो अब शरद जोशी जी बिल्कुल व्हाइट पैंट और व्हाइट शर्ट और कोट वोट पहन के बिल्कुल ऐसे, जिसका नाव तैयार होगा ये। ठीक है, अब आपको पता है पहले के समय में दोस्तों गांव से शहरों की ओर क्या जाती थी, जीप जाती थी। तो जीप में दोस्तों शरद जोशी जी सर्दी के समय में जोश जोश में उठ गए, बैठने को हुए, तो पीछे जीप में इल्लियां सवार थी। तो जीप में सवार इल्लियां, तो जीप में सवार क्या हो जाएंगी, इल्लियां। इन्होंने कहा यार इल्लियां तो गंदा कर देंगी कपड़ा, कोई नहीं, बगल में एक गधा था, एक था गधा, बगल में एक गधा था, तो एक था गधा हो जाएगा। ठीक है, गधे पे बैठ गए, ढैंचू 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 जा रहे हैं। आगे जाके दोस्तों को किसी व्यक्ति ने हाथियों को अंधा कर दिया, तो अंधों का हाथी। ठीक है, याद रहेगा। जीप में सवार इल्लियां, एक था गधा, अंधों का हाथी। चलिए ठीक है, ले दे के दोस्तों शरद जोशी जी पहुंचे उज्जैन में। उज्जैन में पहुंचे तो वहां पर क्षिप्रा नदी के तट पर ये रामघाट में राह किनारे बैठ गए, संयोगिता का इंतजार करने लग गए। राह किनारे बैठ नहीं, संयोगिता का इंतजार करने से पहले इन्होंने संयोगिता को कॉल किया तो कॉल नॉट रीचेबल जा रहा है। व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो एक टिक हो रहा है। प्रोफाइल फोटो जो डीपी होती है ना, वो गायब हो चुकी है। डीपी पता है ना कब गायब होती है, जब आप ब्लॉक होते हो। अब शक तो होने लग गया शरद जोशी जी को, पर यार पूरे अपने प्यार पे विश्वास है, तो ये राह किनारे बैठे रहे। अब सूरज जो है उदय हुआ तब, मतलब वो हो गया, सनसेट हो गया। ठीक है, उसके बाद भी संयोगिता नहीं आई। फिर भी दोस्तों इन्होंने प्रतिदिन कुछ दिन किया इंतजार कि राह किनारे बैठ प्रतिदिन। तो देखिए, जीप पर सवार इल्लियां, एक का गधा, अंधों का हाथी, राह किनारे बैठ प्रतिदिन। किसके, सीढ़ियों की दूसरी सतह पे बैठते थे, दूसरी सतह। अब वहां पर दोस्तों राह किनारे बैठे थे। अब लोगों ने पूछा क्यों बैठे हो, तो इन्होंने कहा किसी बहाने। तो किसी बहाने भी किसी की रचना शरद जोशी जी की हो जाएगी। अब शरद जोशी तिलमिला गए, तिलमिला गए तो तिलिस में याद रखना। और फिर घमंड आ गया कि अब तो यार धोखा हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, आए तो महाकाल की परिक्रमा करते हुए जाएंगे, तो परिक्रमा। और फिर घमंड आ गया, कहा मैं और साथ ही साथ मैं ही हूं, मैं ही हूं मैं। तो देखिए, मैं ही हूं मैं, परिक्रमा, तिलिस में किसी बहाने, प्रतिदिन, दूसरी सतह, राह किनारे बैठे, अंधों का हाथी, जीप पर सवार इल्लियां, ये सारी रचनाएं जो हैं किसकी हो जाएंगी, शरद जोशी जी की हो जाएंगी। ठीक है, किसकी हो जाएंगी, शरद जोशी जी की हो जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, हाँ, हंसते हैं रोते हैं किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी का जन्म दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हो गया था। ठीक है, हरिशंकर परसाई का जन्म कहां पर हो गया था, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हरिशंकर परसाई का जन्म हो गया। हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं कौन सी है, रानी नागफनी की कहानी। कौन सी, रानी नागफनी की कहानी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों याद रखना तट की खोज, तट की खोज हो जाएगी। इसके अलावा ज्वाला और जल। कैसे याद रहेगा, हरिशंकर परसाई जी बिल्कुल परस रहे थे, इन्होंने क्या किया, राह के किनारे नाग के लिए दोस्तों वो चीजें डाल दी। तो अब देखिए रानी नागफनी, तो रानी नागफनी की कहानी कुछ हो जाएगी। अब रानी नागफनी जो है, इधर दोस्तों चारों तरफ आग जल रही और बीच में क्या था, जल।
और रानी नागफनी तट की खोज कर रही थी। तो ये लिंक द्वारा याद रखना, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज और ज्वाला और जल, ये किसकी हो जाएगी? हरिशंकर परसाई जी की हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हरिशंकर परसाई जी की और रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? तो देखिए, तब की बात कुछ और थी, शिकायत मुझे भी है, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, काग भगोड़ा, प्रेमचंद्र के फटे जूते। ठीक है, प्रेमचंद्र के फटे जूते, शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी है, तब की बात कुछ और, ये हो गया। जब तब की बात कुछ और थी, शिकायत मुझे भी है, सदाचार की ताबीज। ठीक है, सदाचार की ताबीज। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है ये वैष्णव की फिसलन, वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठीक है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है, तो ये प्रमुख रचना है, आपको हरिशंकर परसाई की ध्यान रखना है, पर धीरे धीरे मैं याद कराता जाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शरद जोशी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, गजानन माधव मुक्तिबोध, और ये प्रमुख रचना है, आपको याद रखना। अब आइए माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म भी होशंगाबाद में हुआ था। होशंगाबाद में याद रखना, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई और भवानी प्रसाद मिश्र, इन तीनों का जन्म कहां पर हुआ? होशंगाबाद में। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी जो है, माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं, इनके बारे में याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट कि इन्होंने गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था, और 1920 में इन्होंने सागर के रतौन में कसाई खाना आंदोलन चलाया था, और कंपनी का विरोध किया था कि कसाई खाने से संबंधित कंपनी यहाँ नहीं खुलनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं भी बहुत सारी हो जाएंगी, जैसे हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, मरण और ज्वर, ये क्या कहते हैं, माता, मरण और ज्वर, समर्पण, कृष्ण अर्जुन युद्ध। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा, ये सारी रचनाएं दोस्तों किसकी हो जाएंगी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की हो जाएंगी। इन्हें हिम किरीटनी के लिए 1943 में देव पुरस्कार मिला, हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इतना सभी का समझ में आ चुका होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। वैश्य टेकरी दोस्तों कहां पर स्थित है? भोपाल में है, मंडला में है, उज्जैन में है, या फिर देवास में हो जाएगी वैश्य टेकरी? बताइए दोस्तों, वैश्य टेकरी कहां पर स्थित है? वैश्य टेकरी जो है ये कहां पर स्थित है? वैश्य टेकरी जो है ये कहां पर स्थित है, बताइए। हम्म, 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 हम्म। तो वैश्य टेकरी जो है ये उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन में हो जाएगी। ठीक है, वैश्य टेकरी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है दोस्तों, उज्जैन में हो जाएगी। तो महाकाल की नगरी उज्जैन में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वैश्य टेकरी, जो कि अशोका ने अपनी प्रिय पत्नी श्री देवी की याद में बनवाई थी। किसकी याद में? श्री देवी की याद में हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, उज्जैन में और क्या क्या हो जाएगा, हर सिद्धि मंदिर भी आपको उज्जैन में देखने को मिल जाएगा, महाकालेश्वर हो ही गया, रामघाट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उज्जैन में हो जाएगा। इसके अलावा उज्जैन से रिलेटेड बताइए फटाफट, सारे पॉइंट बताइए सभी स्टूडेंट्स उज्जैन से रिलेटेड, अभी अभी मैंने आपको बताया था। बताइए सभी स्टूडेंट्स उज्जैन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, महाकालेश्वर, कालियादेव महल, भरतरी की गुफाएं, संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर हो जाएगा, काल भैरव हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये यहीं पर उज्जैन में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं देवास। देवास में गया था एक बार घूमने, बहुत ही प्यारा है दोस्तों देवास, देवास देवों का वास। देवास में याद रखना टेकरी है।
चामुंडा माता का मंदिर यहीं पर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देवास में मीठा तालाब आपको देखने को मिल जाएगा। अब देवास है, देवों का वास है, तो वहां पर पुष्प गिरेंगे, तो पुष्पागिरी, ठीक है। पुष्पागिरी जैन तीर्थ स्थल जो है ये कहां पर हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा। इसके अलावा शंकरगढ़ की पहाड़ियां भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो शंकरगढ़ की पहाड़ियां, तो शंकरगढ़ की पहाड़ियां यहीं पर हो जाएगा। पुष्पागिरी जैन तीर्थ स्थल जो है ये आपको याद रखना है दोस्तों, यहीं पर हो जाएगा। इसके अलावा देवास में याद रखना दोस्तों, बैंक नोट प्रेस है, मतलब जो नोट बनने का कारखाना कहाँ पर है, देवास में ही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देवास में कुमार गंधर्व देवास में ही रहते थे, कुमार गंधर्व देवास में ही रहते थे, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कुमार गंधर्व जो है ये देवास के ही हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको और भी इंपॉर्टेंट जानकारी देवास से रिलेटेड याद रखना है, क्या क्या, ठीक है। तो पुष्पागिरी हो गया, हाँ एक याद रखना, देवास के बागली से काली सिंध नदी, काली सिंध नदी देवास से निकलती है, और अपने पूर्व मुख्यमंत्री जो कैलाश जोशी जो है ना, कैलाश जोशी जी, वो भी अपने कहाँ के हो जाएंगे, देवास के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देवास से रिलेटेड याद रखना है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मंडला के बारे में बताइए। मंडला के बारे में, तो देखिए मंडला, मंडला से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। मंडला जो है छत्तीसगढ़ की सीमाओं को छूता है। मंडला का किला जो है किसने बनवाया, नरेंद्र शाह ने, ठीक है। मंडला का किला किसने बनवाया, नरेंद्र शाह ने बनवाया था। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मंडला से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, मंडला में मोती महल है, मंडला के रामनगर में आपको मोती महल देखने को मिल जाएगा। तो इसी मोती महल में रामनगर शिलालेख है, जिससे हमें दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि मंडला का जो मोती महल है इसमें रामनगर शिलालेख है, और इसी से दोस्तों अपन को क्या जानकारी मिलती है, गड़ा के गोंड वंश के शासकों की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो गड़ा के गोंड वंश के शासकों की जानकारी याद रखना दोस्तों, इसी से आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मंडला से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी है, जैसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये ध्यान रखना दोस्तों मंडला में हो जाएगा, ठीक है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मंडला में हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको और भी इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना है मंडला से रिलेटेड, ठीक है। चलिए इतना सभी को समझ में आ चुका होगा, फटाफट सभी स्टूडेंट्स भोपाल के बारे में बता दीजिए, तब मैं पानी पी लेता हूँ। तो चलिए आगे देखिए, ठीक है। तो इतना सभी को समझ में आ चुका होगा, तो वैसे टेकरी कहाँ पर हो जाएगी, उज्जैन में हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अब इसके अलावा दोस्तों साथ ही साथ आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट आते हैं कि सर हमें पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो ये इस @अनअकैडमी MP एग्जाम्स, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी पीडीएफ्स में मिल जाएंगी, ठीक है। सारी पीडीएफ जो है आपको कहाँ पर मिल जाएंगी, इसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे अच्छे से जुड़ सकते हो, सर्च कर लेना, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी वहां पे अपडेट मिल जाएगा आपको। इसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से दोस्तों पूरी फुल MP पटवारी की तैयारी, ठीक है, पूरी फुल MP पटवारी की तैयारी जो है ये यहीं पर होगी। इसमें देखिए दोस्तों, आप समझिए, ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स की आप फीस नहीं दे रहे हो, फीस किसकी दे रहे हो, पूरी कोचिंग की। यहाँ पर कोचिंग है अनअकैडमी की तरफ से। इस कोचिंग के फायदे क्या हैं, ये MP पटवारी भी देख पाओगे, अभी MPSI आ रहा है वो भी देख पाओगे, जेल प्रेरी चल रहा है वो भी देख पाओगे, वन रक्षक भी देख पाओगे, और MP पटवारी की क्विक रिवीजन कोर्स भी आएगा, वो भी यहाँ पे देख पाओगे।
समझ रहे हो? तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा ऑफर है। अब इस कोचिंग की पूरी की फीस है, फिर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आप अनअकैडमी से गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको कैटेगरी ध्यान रखना है, एमपीपीबी एंड व्यापम। कौन सी? एमपीपीईबी एंड व्यापम हो जाएगी। उसके बाद सर्च का ऑप्शन आएगा, तो ऊपर आपको क्या सर्च करना है? प्रमोद राणा सर्च करना है। और उसके बाद आप सभी क्लासेस को देखने के लिए हमें फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी क्लासेस होती रहती हैं, ठीक है। अब देखिए, ये फीस है 12 महीने की और 6 महीने की ये फीस है। पर जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड यूज करोगे, क्या? प्रमोद लाइव, इसमें दोस्तों समय समय पे ऑफर भी आते रहते हैं, ठीक है। तो आप जब भी रेफरल कोड ये प्रमोद लाइव यूज करोगे, ज्यादा ऑफर होगा तो ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, कम होगा तो कम होगा, तो वो आप चेक कर लेना। और यदि हो अच्छा ऑफर और आपको पढ़ाई पूरी करनी है, तो यही रेफरल कोड अप्लाई पे क्लिक करके आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक सभी को सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब किसी को कोई डाउट है, समस्या है, सुझाव है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ अपना फीडबैक भी जरूर दें आप कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है। कमेंट्स के माध्यम से भी आप अपना फीडबैक दोस्तों सभी स्टूडेंट्स जरूर दें, ठीक है। और फोकस करना कि दोस्तों एमपी पटवारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको पढ़ते रहना। हिंदी में बेसिक बेसिक आपको सामान्य ज्ञान आप पढ़ते रहना। इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग और भी चीजें हो जाएंगी। कंप्यूटर पर भी फोकस करना है। देखिए, ऐसा भूल के भी मत करना कि किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ दे, सबको बेसिक बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सबको बेसिक बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बेसिक बेसिक नहीं पढ़ोगे तो समस्या क्रिएट होगी, ठीक है। तो एक एक चीज को आपको बेसिक बेसिक तो पढ़ना ही है। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।